मिस शॉ क्या कहना चाहती हैं? विवन ने उसे शांति से देखा, लेकिन उसके चेहरे का भाव धीरे धीरे बिगड़ता चला गया। उसे सलीना की वह ऊंची सी, सधी हुई एलिगेंस बिल्कुल पसंद नहीं थी, वह शान और आत्मविश्वास जो जैसे उसकी हड्डियों में बसा हुआ था। विवन को हर बार उसे देखकर मन करता था कि उस घमंड और ग्रेस को नोच डाले। विवन ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तुम नई नई कैपिटल आए हो, बस नाम बनाना शुरू किया है, और तुम्हें लगता है तुम बहुत इम्प्रेसिव हो। सलीना ने शांत नज़र से उसकी तरफ देखा। मिस शॉ, मेरी पेशेंस लिमिटेड है। अगर कोई ज़रूरी बात नहीं है, तो प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। मैं अपने बॉयफ्रेंड से फ़ोन पर बात कर रही हूँ। विवन का चेहरा बुरी तरह से ऐंठ गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है कॉन्स्टेंस कौन है? सलीना ने हल्का सा सिर झुकाया। क्या मुझे जानना ज़रूरी है? विवन एक पल को अटक गई, फिर तंज से हंसी। कॉन्स्टेंस मिस्टर बैक्स्टर की ग्रैंड डॉटर है, बैक्स्टर फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर। वही अब इंस्टीट्यूट की असली हेड है। सलीना ने हल्का सा माथा सिकोड़ लिया। शॉ फैमिली और पूल फैमिली के अलावा इंस्टीट्यूट में एक और फैमिली थी, बैक्स्टर फैमिली। इतने दिनों से इंस्टीट्यूट में रहने के बावजूद उसने कभी उस लेजेंडरी हेड को देखा नहीं था। अब समझ आ रहा था, कॉन्स्टेंस साफ तौर पर इंस्टीट्यूट हेड की ग्रैंडडॉटर थी। विवन ने सलीना को सोच में डूबा देखा और समझ लिया कि वह डर गई है। वह और आगे बढ़ी। सिर्फ यही नहीं, कॉन्स्टेंस हॉगवर्ट्स यूनिवर्सिटी की जीनियस फिजिसिस्ट है। 15 साल की उम्र में फिजिक्स प्रोग्राम में सेलेक्ट हुई और सीधे लैब 717 में गई। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फिजिक्स कम्युनिटी में उसे काउंटलेस लोग रिस्पेक्ट करते हैं। इन फ्रंट ऑफ हर तुम क्या हो? बिना किसी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के दो जाने पहचाने शब्द सुनते ही सलीना के चेहरे पर हल्का सा बदलाव आया। उसकी नज़र पहली बार कॉन्स्टेंस की तरफ गई। हॉगवर्ट्स यूनिवर्सिटी, लैब 717। सलीना का जो चेहरा हमेशा शांत रहता था, उसमें पहली बार हल्की सी भावना उभरी। विवन ने ये देखा और उसे लगा कि सलीना आखिरकार डर गई है। वह और ज्यादा जहर उगलने लगी। क्या तुम्हें लगता है रिसर्च डिपार्टमेंट की हेड बन जाने से अब हम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते? सलीना, कॉन्स्टेंस के सामने आज तुम पूरे कैपिटल की हंसी बन जाओगी। उसी समय कैपिटल यूनिवर्सिटी के लैबोरेटरी में ब्लैक क्रो, जूलियन और जोआना, जो कई दिनों से लगातार काम कर रहे थे, आखिरकार हेमश के समझाने पर एक दिन का ब्रेक लेने को मान गए। तीनों लाउंज में बैठे थे, हेमश द्वारा लाया गया लंच खा रहे थे। तभी ब्लैक क्रो का कम्युनिकेटर अचानक जोर जोर से बज उठा। उसने एक नज़र डाली और उसका हैंडसम चेहरा तुरंत बिगड़ गया। बिना सोचे समझे वह कॉल काटने ही वाला था, लेकिन जूलियन ने रोक लिया। हो सकता है कुछ बहुत इम्पोर्टेंट हो। ब्लैक क्रो ने एक पल सोचा और अनिच्छा से कॉल उठा ली। क्या है? वह एक्सपेरिमेंट्स में इतना डूबा रहता था कि 10-15 दिन तक फ़ोन देखता ही नहीं था। यहाँ तक कि सलीना भी उससे रेगुलर कांटेक्ट नहीं कर पाती थी, तो कोई और तो दूर की बात थी। कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से शोर शराबा सुनाई दिया, जैसे फ़ोन किसी और के हाथ में दे दिया गया हो। अगले ही पल एक भारी और कांपती हुई आवाज़ आई, बेहद एक्साइटेड और परेशान। डॉक्टर, मेरी लड़की कहाँ है? इन महीनों में मैं उससे कांटेक्ट नहीं कर पाया। वह कहाँ चली गई? ब्लैक क्रो लगभग कॉल काट ही देता, लेकिन फिर उसे दूसरी तरफ मौजूद उस बूढ़े इंसान का ख्याल आया, जो सलीना का टीचर था। अगर सलीना को पता चला कि उसने उसके टीचर से बदतमीजी की है, तो सलीना की जानकारी बाहर नहीं जानी चाहिए थी। ब्लैक क्रो ने पेशेंस के साथ पूछा, लैब में कुछ हुआ है क्या? मेरी लड़की गायब है। इससे बड़ा क्या हो सकता है?
दूसरी तरफ की आवाज़ एंग्जाइटी से ऑलमोस्ट टूट रही थी। इन महीनों में मैंने अपने सारे कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल कर लिए, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। मैंने तो यहाँ तक सुना कि शायद वह मुझसे सच कहो, मेरी लड़की अभी कहाँ है? ब्लैक क्रो को लगा कि दूसरी तरफ वाला आदमी हार्ट अटैक के कगार पर है। वह तुरंत बोला, वह ठीक है। भले ही सलीना मौत के बेहद करीब से लौटी थी, लेकिन अब वह हेल्दी, एनर्जेटिक और जिंदा थी। ये झूठ नहीं था। दूसरी तरफ एकदम सुकून की सांस ली गई। रोने की आवाज़ें आने लगी, खुशी के आंसू। ठीक है, ठीक है। वह खबर झूठी थी। थैंक गॉड। सलीना की सेफ्टी कंफर्म होते ही सवाल फिर शुरू हो गए। वह कब लौटेगी? क्या तुम मुझे उसका कांटेक्ट दे सकते हो? बस एक कॉल। डरते हुए कि कहीं ब्लैक क्रो मना न कर दे, वह जल्दी जल्दी बोला, मैं प्रॉमिस करता हूँ, कोई साइंटिफिक सवाल नहीं पूछूंगा। बस उसकी आवाज़ सुननी है। ब्लैक क्रो एक पल को डगम गया, लेकिन आखिरी लाइन सुनते ही उसका मन बदल गया। सलीना यहाँ आई थी बिना किसी से कांटेक्ट किए, जूलियन, स्टैनली और यहाँ तक कि अपनी सबसे भरोसेमंद माँ से भी नहीं। कुछ तो गड़बड़ थी। उसे जिंदा होने की खबर देना ही सबसे बड़ी कंसेशन थी। इससे ज्यादा फैसला वह अकेले नहीं कर सकता था। ब्लैक क्रो ने आवाज़ धीमी की, लैब के लोगों को बता दो, उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए। सब कुछ वैसे ही रहने दो जैसे पिछले कुछ महीनों से था। अगर यह खबर बाहर गई कि वह जिंदा है, तो शायद तुम उसे दोबारा कभी नहीं देख पाओगे। ये सुनते ही दूसरी तरफ चुप्पी छा गई। फिर डरते डरते आवाज़ आए, डॉक्टर, क्या आप मेरी लड़की तक एक मैसेज पहुंचा सकते हैं? ब्लैक क्रो ने माथा मसल लिया। उसकी पेशेंस पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। बोलो। डरते हुए कि कहीं कॉल कट न जाए, वो तुरंत बोला, पिछली बार वह लैब जो डेटा लाई थी, हमने उस पर कुछ प्रीलिमिनरी कंक्लूशंस निकाले हैं। जब उसके पास टाइम हो, तो प्लीज़ उसे मुझसे कांटेक्ट करने को कहिए। ब्लैक क्रो ने सिर हिलाया और कॉल काट दी। जोआना, जो पैर पर पैर चढ़ाए चाय पकड़े बैठी थी, मुस्कुराई। अभी जो आवाज़ थी, हॉगवर्ट्स के हेडमास्टर जैसी नहीं लगी। ब्लैक क्रो का चेहरा उतर गया। उसे पता था कॉल उठाते ही कुछ न कुछ होने वाला है। जूलियन मुस्कुराया, जोआना, तुम इस हेडमास्टर को जानती हो? जोआना ने सिर हिलाया। ऑफ कोर्स, सुना है उसने अपने फेवरेट स्टूडेंट का एक पेपर पाने के लिए मर्सनरीज तक भेज दिए थे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। मेडिकल फील्ड में काफ़ी हंगामा मच गया था। जूलियन की मुस्कान और गहरी हो गई। रियली? जोआना ने उसकी तरफ देखा। क्या तुमने नहीं सुना? कहा जाता है उस हेडमास्टर की एक बेहद प्यारी स्टूडेंट थी। वो स्टूडेंट पिछले लगभग 100 सालों में देश विदेश दोनों में सबसे जबरदस्त फिजिक्स जीनियस है। कहा जाता है कि ग्रेजुएशन के वक्त कुछ अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशंस ने अंजाम की परवाह किए बिना उसकी थीसिस तक चुरा ली थी, और हॉगवर्ट्स के हेडमास्टर ने अपने सबसे पसंदीदा स्टूडेंट की थीसिस वापस पाने के लिए खुलेआम एक पूरी इंटरनेशनल मर्सनरी टीम को रेन फॉरेस्ट के अंदर भेज दिया, ताकि उनका छुपा हुआ अड्डा ढूंढा जा सके। जूलियन की बढ़ती हुई जीत भरी मुस्कान और ब्लैक क्रो के और गहराते काले चेहरे को पूरी तरह इग्नोर करते हुए जोआना मुस्कुराती रही। ओह हाँ, वैसे मैंने ये भी सुना है, उसने कैजुअली कहा, कि वो फिजिक्स जीनियस लैब 717 की लीडर भी है। बेपरवाही से सुन रहे हेमिश का दिल ये सुनते ही बेकाबू हो गया। उसकी सांस हल्की सी कांप गई और उसने सिर उठाकर पूछा, लैब 717? जोआना ने हाथ में पकड़ी सिगरेट को हल्का सा झटका दिया और बेहद शांत लहजे में बोली, हाँ, वही लैब 717, हॉगवर्ट्स यूनिवर्सिटी का, जहाँ दुनिया के सबसे टॉप फिजिक्स जीनियसेस जमा होते हैं। ज्यादा समय नहीं हुआ जब उन्होंने
सेक्रेट पर्ल के जरिए, जो लैब 717 का ही एक प्रोडक्ट है, पूरी राजधानी को लगभग उलट-पुलट कर दिया था। ये कहते हुए जोआना की नज़र ब्लैक क्रो और जूलियन पर गई। उसकी आंखों के कोनों में एक ठंडी सी मुस्कान उभरी। तो क्या तुम दोनों उस फिजिक्स जीनियस को जानते हो? मिस्टर ब्लैक क्रो के मुताबिक वो जीनियस इस वक्त हमारे हेज कंट्री में है न? पूरी लैबोरेटरी में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। हेमश की शॉक नजरें सीधे ब्लैक क्रो और जूलियन पर टिक गईं। एच कंट्री में ये दोनों बड़े लोग सिर्फ एक ही इंसान को जानते थे। हाल की खबरें याद आई, सलीना एक मैकेनिक भी है और फिजिसिस्ट भी। हेमश ने अपनी पलकें नीचे कर ली, खुद को ज्यादा हड़बड़ाया हुआ दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी कांपती उंगलियां उसके दिल की बेचैनी छुपा नहीं पाईं। ब्लैक क्रो का चेहरा बेहद खराब हो गया। उसने जूलियन को घूर कर देखा। अगर वो जबरदस्ती फोन न उठवाता, अगर उसे डिस्टर्ब न करता, तो ये सिरदर्द खड़ा ही न होता। जूलियन मुस्कुराया। जोआना, तुम ज्यादा सोच रही हो। जोआना ने दोनों को एक मीनिंग भरी नज़र से देखा, ठुड्डी पर हाथ टिकाया और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, लैब 717 की बात चली ही है तो मुझे अचानक याद आया, हमारे हेज कंट्री में वाकई एक यंग फिजिक्स जीनियस है, जिसे बहुत कम उम्र में लैब 717 में एडमिट किया गया था। रिसर्च इंस्टीट्यूट ने साइंटिफिक रिसर्च डिपार्टमेंट के हेड की पोजीशन खो दी है। वो यूं ही हार मानने वाले नहीं हैं। मुमकिन है वो उस फिजिक्स जीनियस को ढूंढकर वापस लाने की कोशिश करें। और अगर वो लौट आए, जोआना की मुस्कान और गहरी हो गई, तो आज मिस टर्नर को काफी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। ब्लैक क्रो ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, ये सब क्या बकवास है? जोआना ने आराम से सिगरेट की राख झाड़ी और चमकती हुई मुस्कान के साथ बोली, रिसर्च इंस्टीट्यूट में इडियट्स के अलावा कुछ नहीं है और उन्हें मौत की तरफ दौड़ना बहुत पसंद है। कॉन्स्टेंस की पहचान सामने आते ही कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद ज्यादातर लोगों का ध्यान उसी पर टिक गया। प्रिंसिपल मार्शल के पीछे बैठे कुछ मिलिट्री एकेडमी स्टूडेंट्स को छोड़कर, जो चुपचाप सलीना को लेकर परेशान थे, बाकी सभी की नज़रें कॉन्स्टेंस पर थीं, एक्साइटमेंट और एडमिरेशन से भरी हुई। कॉन्स्टेंस कॉन्फ्रेंस रूम के बीचों बीच खड़ी थी, जैसे सारी रोशनी उसी पर आकर रुक गई हो। उसकी मुस्कान बेहद एलिगेंट थी। मिस्टर मैथ्यूज, उसने शालीनता से कहा, जो आप चाहते थे वो मैं वापस ले आई हूँ। और जब जोन 6 के सभी लीडर्स यहाँ मौजूद हैं, तो क्यों न सबको दिखाया जाए। ये कहकर वो कंप्यूटर की तरफ बढ़ी। कंप्यूटर के स्लॉट में सलीना की यूएसबी ड्राइव लगी हुई थी। कॉन्स्टेंस ने उसे यूं ही निकालकर एक तरफ फेंक दिया और अपनी यूएसबी लगा दी। फिर माउस पर क्लिक किया। ले ये देखकर तमतमा गई। सलीना की मेहनत को इतनी बेरहमी से हटाया जाना, वो आगे बढ़कर किसी को मार ही डालना चाहती थी। लेकिन सलीना ने होंठ हल्के से भींचे और बिल्कुल शांत आवाज में बोली, देख लेते हैं। वो लैब 717 के हर इंसान को जानती थी, लेकिन उसे याद नहीं आया कि कॉन्स्टेंस कभी इतनी बड़ी शख्सियत रही हो। हाँ, उसने इतना ज़रूर सुना था कि लैब अब काफ़ी बड़ा हो चुका है और हर साल नए लोग एडमिट होते हैं। कॉन्स्टेंस को ना पहचानना बिल्कुल नॉर्मल था। आखिर सलीना हॉगवर्ट्स की स्टूडेंट थी और अपने टीचर का वो दिल से सम्मान करती थी। उसके बगल से पैट्रिक की हल्की सी नर्म आवाज़ आई, जिसमें तसल्ली छुपी थी। सलीना, अगर आज किसी अनएक्सपेक्टेड वजह से रिसर्च डिपार्टमेंट हेड की पोजीशन हाथ से निकल भी जाए, तो भी कोई बात नहीं। सलीना ने मुड़कर उसे देखा। पैट्रिक के ठंडे चेहरे पर साफ चिंता झलक रही थी। सलीना को लगा वो उसकी हार को लेकर फिक्रमंद है। उसने हल्का सा गर्व भरा ठोड़ी उठाए। डोंट वरी, रिसर्च डिपार्टमेंट हेड की पोजीशन आखिरकार मेरी ही होगी।
बात वो नहीं है। पैट्रिक ने उसकी आंखों में देखते हुए आवाज धीमी कर दी। कॉन्स्टेंस के पीछे हॉगवर्ट्स का लैब 717 है। उस लैब के लोग जीनियस भी हैं और थोड़े मैड भी। उनसे निपटना आसान नहीं होता, खास तौर पर सेक्रेड पर्ल की ओनर। उसका मिजाज बेहद खतरनाक है और वो अपने लोगों को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव रहती है। कहते हैं अगर कोई उसके प्रोटेक्शन में आए किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तो चाहे वो इंसान हजारों लाखों किलोमीटर दूर छुपा हो, वो उसे ढूंढ निकालती है और सबके सामने उसकी लाश तक को सजा देती है। सेक्रेड पर्ल का राजधानी में होना कोई सीक्रेट नहीं है, और कॉन्स्टेंस यहाँ है। पैट्रिक की आंखों में गहरी चिंता उतर आई। अगर सेक्रेड पर्ल की असली ओनर यहाँ खींची चली आए और उसे पता चला कि तुमने उसे नाराज किया है, तो उनके जालस और रिवेंज भरे स्वभाव के साथ वो आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। ये बहुत डेंजरस है। सलीना चुप रही। तो उसकी रेप्यूटेशन इतनी डरावनी बन चुकी है, और जबकि वो अपने करीबियों को बचाती जरूर थी, लेकिन अंधाधुंध नहीं। बहुत कम लोग थे जिनके लिए वो सच में खड़ी होती थी। कॉन्स्टेंस, जिसे उसने जिंदगी में कभी देखा तक नहीं, उसके लिए लैब 717 इतना कुछ करेगा? नामुमकिन। आखिर ये बेदर्द अफवाहें किसने फैलाई थीं? उसे तो पकड़कर पीट देना चाहिए था। पैट्रिक ने बात खत्म की, लेकिन जवाब न मिलने पर उसने सिर घुमाया। सलीना का एक्सप्रेशन कुछ अजीब सा था। उसे लगा सलीना दबाव सह नहीं पा रही है और अब कॉन्स्टेंस की शार्प प्रेजेंस से बच रही है। पैट्रिक ने नरमी से समझाया, सलीना, मुझे पता है तुम उससे नहीं डरती। टर्नर फैमिली, बैक्स्टर फैमिली से नहीं डरती, लेकिन उसके सपोर्टर्स को भी तो देखना होगा। लैब 717 और सेक्रेड पर्ल की ओनर। सेक्रेड पर्ल की ताकत बेहद खौफनाक है। अब तक कोई भी उसके डेडली अटैक से बच नहीं पाया है। रिसर्च डिपार्टमेंट हेड की पोजीशन टर्नर फैमिली के लिए ज़रूरी है, लेकिन अपनी जान दांव पर लगाना सही नहीं। कॉन्स्टेंस लैब 717 से है, मतलब वो हेज कंट्री में ज़्यादा दिन नहीं रुकेगी। उसके जाते ही ये पोजीशन आखिरकार तुम्हारी ही होगी। सलीना अब भी खामोश थी। उल्टा उसका दिल और भारी हो गया। वो कैसे नहीं जानती थी कि कोई लैब 717 और सेक्रेड पर्ल के नाम का सहारा लेकर इतना आगे बढ़ सकता है। सलीना की नज़र कॉन्फ्रेंस रूम के बीच खड़ी कॉन्स्टेंस पर टिक गई। उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। उम्मीद है कॉन्स्टेंस के मन में ऐसे ख्याल न हों, और अगर सच में उसके दिल में कोई बेकार सी चाह पल रही हो। सलीना की आंखों में एक ठंडी चमक लहराई। सभी की बेसब्री भरी निगाहों के बीच कॉन्स्टेंस ने अपनी लाई हुई यूएसबी ड्राइव निकाल ली। बड़ी स्क्रीन पर कई 3 आयामी पारदर्शी नीले रंग के मैकेनिकल मॉडल्स उभर आए। सिर्फ कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे लोग ही नहीं, बल्कि स्क्रीन के जरिए देख रहे जोन 6 के लोग भी उन मॉडल्स को देखते ही अपनी सीटों से खड़े हो गए। कई लोग गर्दनें लंबी करके बिना पलक झपकाए बड़ी स्क्रीन पर दिख रहे गन डिजाइन डायग्राम्स को घूरने लगे। रिसर्च डिपार्टमेंट के मैकेनिकल इंजीनियर्स तो इतने डूब चुके थे कि आंख झपकाना तक भूल गए। अचानक सबसे बुजुर्ग साइंटिस्ट में से एक ने कांपती आवाज में पूछा, ये क्या है? वहीं एक बूढ़ा मैकेनिक, जैसे कुछ पहचान गया हो, आगे बढ़ा। उसने ध्यान से देखा और अगले ही पल उसकी आंखें चमक उठीं। ये इंट्यूशन सीरीज है। जैसे ही इंट्यूशन सीरीज के शब्द गूंजे, पूरा हॉल सिहर उठा। रिसर्च डिपार्टमेंट के मैकेनिकल इंजीनियर्स पूरी तरह बेकाबू हो गए। जो सामने आया उसे हटाते हुए, धक्का देते हुए सब आगे की ओर टूट पड़े। इंट्यूशन सीरीज, नई मैकेनिकल रेवोल्यूशन की गन सीरीज, इंट्यूशन सीरीज। क्या ये सच में इंट्यूशन सीरीज है? सिर्फ इंजीनियर्स ही नहीं, वहां मौजूद बड़े बड़े परिवारों के रूलर्स तक का चेहरा उतर गया।
और जोन 6 के लोग तो और भी ज्यादा एक्साइटेड थे, स्क्रीन के जरिए इस सीन को नजदीक से देखने के लिए बेताब। वहां मौजूद सबसे अनजान इंसान भी जानता था कि इंट्यूशन सीरीज नाम का मतलब क्या है। ये लैब 717 द्वारा 3 साल पहले बनाई गई 3S सीरीज फायरआर्म्स का पूरा सेट था, जो दुनिया की सबसे एडवांस गन थियरी को रिप्रेजेंट करता था। लेकिन 717 की ये थियोरेटिकल अचीवमेंट सिर्फ उनके इंटरनल नेटवर्क पर ही पब्लिश होती थी। नॉन डिपार्टमेंट लोग इन्हें देख भी नहीं सकते थे। एम कंट्री ने इस थियरी को शेयर करने के लिए बेहिसाब पैसा ऑफर किया था, लेकिन 717 की लीडर ने साफ मना कर दिया था। इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स जानते थे कि कॉन्स्टेंस इस बार खाली हाथ नहीं लौटी होगी, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो 717 के में बेस से सबसे एडवांस गन थियरी सीधे हेज कंट्री ले आएगी। सलीना अपनी कुर्सी पर बैठी थी। इंट्यूशन सीरीज सुनते ही उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। वो ध्यान से उन हल्के नीले 3 डायमेंशनल डायग्राम्स को देखने लगी। तभी उसके पास से एक आवाज आई, सलीना, सैड मत हो। सलीना एक पल को ठिठकी, सिर घुमाया तो देखा रिचर्ड कब का उसके पास खड़ा था। उसकी आंखों में हल्की सी चिंता और दिलासा था। फिर रिचर्ड के पीछे से एक एक कर 5 सिर झांकने लगे, केविन, यास्मिन, फेलिक्स, जेसिका और थॉमस। फेलिक्स बोला, सलीना, तुम मिस बैक्स्टर से नहीं हारी हो, तुम सेक्रेड पर्ल की ओनर से हारी हो। और सेक्रेड पर्ल की ओनर, वो तो फ्रीक है। अनलेस कोई इंसान ही न हो, कोई भी उसे हरा नहीं सकता। सलीना ने भौं उठाए और मुस्कुराकर पूछा, तुम लोग तो वेपन्स से सबसे ज्यादा प्यार करते हो, है न? फिर आगे जाकर देखने क्यों नहीं जाते? सबने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर एक साथ केविन और थॉमस की ओर। मसला ये नहीं था कि वो जाना नहीं चाहते थे, उन्हें तो इन दोनों कमांडर्स ने जबरदस्ती यहाँ खींच लाया था। केविन ने चश्मा ठीक किया और बोला, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर हम अभी आगे गए तो बाद में जरूर बैड लक आएगा। थॉमस हल्का सा मुस्कुराया, मिस्टर न, एक आदमी के लिए वेपन्स का मुंह दबाकर आपको कंफर्ट करना आसान नहीं होता, तो अब क्या हम जाकर देख सकते हैं? सलीना के चेहरे पर शरारती सी मुस्कान आ गई। उसने सिर हिलाया, गो अहेड। उसके इतना कहते ही जो मिलिट्री स्टूडेंट्स अब तक वहीं खड़े थे, अगले ही पल अपनी जगह से गायब हो गए। पल भर में कोई निशान तक नहीं बचा। सलीना ने अब सिर्फ 2 लोगों को वहीं खड़ा देखा। उसने भौं उठाकर पूछा, तुम लोग क्यों नहीं गए? रिचर्ड बोला, सलीना, इंट्यूशन सीरीज चाहे जितनी भी अच्छी हो, डूम्सडे के सामने कुछ नहीं। अगर मैं वहां गया तो ऑस्वाल्डो से डूम्सडे पाना नामुमकिन हो जाएगा। सलीना ऑस्वाल्डो को ज्यादा नहीं जानती थी, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन रिचर्ड जानता था, अगर आज सलीना को यहाँ नुकसान हुआ तो डूम्सडे तो दूर, उल्टा मुसीबत में फंसना तय था। सलीना हंसी और फेलिक्स की ओर देखा। फेलिक्स उसके सामने बैठ गया, ठुड्डी हाथ में टिकाए और मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, सलीना, एक शार्प शूटर के तौर पर इंट्यूशन सीरीज मेरे लिए ज्यादा सूटेबल नहीं है। डूम्सडे वही मेरा अल्टीमेट गोल है। मेरे ग्रैंडफादर ने मेरे भाई से कहा है, अगर आपके पास सच में एक्स्ट्रा डूम्सडे हो तो वो मुझे लैंड करने के लिए $1.8 मिलियन देने को तैयार हैं। सलीना, आपको सैड न होने देने के बदले क्या हम एक डील कर सकते हैं? सलीना ने उस हैंडसम लड़के को देखा और पैट्रिक की कही हुई बात याद आई, आर्मस्ट्रॉन्ग फैमिली और टर्नर फैमिली के कनेक्शन के बारे में। उसने हाथ उठाया, वेट। बस इतना सुनते ही फेलिक्स समझ गया, उसके ड्रीम गन की उम्मीद जिंदा है। वो खुशी के मारे जमीन पर लौटने वाला था। रिचर्ड ने उसे तिरस्कार भरी नजर से एक तरफ धकेल दिया। कॉन्फ्रेंस रूम में
इन 2 लोगों और टर्नर फैमिली के अलावा बाकी सब लोग प्रोजेक्शन स्क्रीन के पास जमा थे, इंट्यूशन सीरीज की फायरआर्म्स को घूरते हुए। कोई भी अब सेलिना को याद नहीं कर रहा था। भीड़ के सबसे आगे कॉन्स्टेंस खड़ी थी, आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ। मिस्टर मैथ्यूज ने मुझे कॉल किया था, उसने कहा। उन्होंने बताया कि हेज कंट्री नई फायरआर्म सीरीज तैयार कर रहा है, तो मैंने अपने टीचर से कांटेक्ट किया। इंट्यूशन सीरीज पर रिसर्च के दौरान मेरा भी कंट्रीब्यूशन रहा है, इसलिए मेरे टीचर ने एक्सेप्शन लेकर मुझे इसे हेज कंट्री लाने की इजाज़त दी। इसके साथ मुझे यकीन है कि हेज कंट्री का मैकेनिकल लेवल कम से कम 3 साल दुनिया से आगे हो जाएगा। उसकी सिंसियरिटी ने पहले से एक्साइटेड मैकेनिक्स को और भी ज़्यादा प्रभावित कर दिया। मिस बैक्स्टर, इस थियरी को वापस लाने के लिए थैंक यू। मिस बैक्स्टर, इंट्यूशन सीरीज के साथ हेज कंट्री की फायरआर्म्स टेक्नोलॉजी कम से कम 3 साल फॉरेन कंट्री से आगे निकल जाएगी। आप तो हमारे हेज कंट्री की हीरो हैं। कोई शक नहीं, लैब 717 से जुड़ी हैं। एक कदम चलती है और पूरा मैकेनिकल फील्ड हिल जाता है। इतनी तारीफ के बावजूद कॉन्स्टेंस के चेहरे पर जरा सी भी घमंड की झलक नहीं थी। कुछ नहीं, उसने शांत स्वर में कहा। ये तो बस रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए मेरी छोटी सी कंट्रीब्यूशन है। कोने में खड़ी माली सबको कॉन्स्टेंस के इर्द गिर्द घूमते हुए देख रही थी। इस पल जैसे सब भूल चुके थे कि वो असल में टर्नर फैमिली की यंग लेडी के लिए यहाँ आए थे। माली की नज़र अनायास सेलिना की सीट पर चली गई। उसे लगा था कि सेलिना उदास या टूटी हुई दिखेगी, लेकिन सेलिना तो बिल्कुल शांत थी, 2 जवान लड़कों के साथ हंसते बात करते हुए। उसके चेहरे पर न दुख था, न निराशा। क्या उसे सच में जरा सा भी बुरा नहीं लग रहा? ये सवाल चुपचाप माली के मन में उभर आया। करीब आधे घंटे बाद कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद लोग धीरे धीरे इंट्यूशन सीरीज के झटके से उबरने लगे। रिसर्चर्स अब भी बड़ी स्क्रीन पर घूमते 3D मैकेनिकल मॉडल्स को जुनूनी नज़रों से देख रहे थे, जबकि रिसर्च इंस्टीट्यूट के हाई लेवल एग्जीक्यूटिव्स ऊंचे मंच पर शांति से मुस्कुराती कॉन्स्टेंस को देखकर संतुष्ट और सराहना से भरे हुए थे। सबकी नज़रें उसी पर टिकी थीं, कॉन्स्टेंस, जो किसी चमकदार ऑरा से घिरी हुई लग रही थी, और उसके साथ न्यूली बॉर्न इंट्यूशन सीरीज। जहां तक सेलिना की बात थी, रिसर्च इंस्टीट्यूट के कई बड़े लोग पहले ही उसे नज़रअंदाज कर चुके थे। उसे जितना ज़्यादा ऑकवर्ड और ह्यूमिलिएटेड महसूस होना चाहिए था, उतना ही उन्हें सुकून मिल रहा था। ऐसे में वो खुद ही उसका जिक्र क्यों करते? और जो लोग सेलिना की परवाह करते थे, वे उसे उदास और शर्मिंदा होते नहीं देखना चाहते थे, इसलिए जानबूझकर उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। इस माहौल में इस मीटिंग की असली प्रोटैगनिस्ट होते हुए भी सेलिना सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड एग्जिस्टेंस बन चुकी थी। अगर कोई और होता, तो चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों न हो, इस फर्क को देखकर बेचैनी ज़रूर महसूस करता। लेकिन सेलिना अब भी आराम से अपनी कुर्सी पर टिकी हुई थी, स्क्रीन पर देख रहे इंट्यूशन सीरीज को देखती हुई। उसके चेहरे से जरा सा भी नहीं झलक रहा था कि वो क्या सोच रही है। एक और आधा घंटा गुजरा। आखिरकार लोग चर्चा खत्म कर, अपनी उत्तेजना पर काबू पाकर अपनी अपनी सीटों पर लौट आए। इस वक्त सेलिना लगभग ऊँघने ही वाली थी। विवन वापस अपनी कुर्सी पर बैठी, संतुष्टि से भरकर ठंडी हंसी हंसी। देखा, उसने कहा, सेलिना, भले ही तुम रिसर्च डिपार्टमेंट की हेड बन चुकी हो, शॉ फैमिली के पास तुम्हें गिराने के तरीके अभी भी हैं। सेलिना ने बस एक नज़र उसकी तरफ देखी और जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं समझी। हेनरी खड़ा हुआ और जोन 6 के लोगों की ओर मुड़ा। उसका उदास चेहरा अब हल्की सी मुस्कान से नर्म हो गया था। आप सभी ने मिस बैक्स्टर द्वारा लाई गई इंट्यूशन सीरीज देख ली है, उसने कहा।
ये हेज कंट्री के मैकेनिकल फील्ड के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। मिस बैक्स्टर ने हेज कंट्री के मैकेनिकल फील्ड में असाधारण योगदान दिया है। इसलिए रिसर्च इंस्टीट्यूट ने तय किया है कि उन्हें रिसर्च डिपार्टमेंट की डेप्यूटी हेड नियुक्त किया जाए। और क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर समय विदेश में बिताया है और डोमेस्टिक सिस्टम से ज़्यादा परिचित नहीं हैं, हम उन्हें एक स्पेशल ऑनर देंगे। वे किसी भी तरह की सुपरविजन के अधीन नहीं होंगी। हेनरी के इतना कहते ही टर्नर फैमिली के लोगों की भौहें एक साथ सिकुड़ गईं। कॉन्स्टेंस लैब 717 से आई थी और इंट्यूशन सीरीज जैसा बड़ा अचीवमेंट उसके हाथ में था। अगर वो डेप्यूटी हेड बन गई तो डिपार्टमेंट में कौन सलीना असल हेड को गंभीरता से लेगा। ऊपर से रिसर्च इंस्टीट्यूट ने उसे बिना किसी नियंत्रण के काम करने की छूट दे दी। ये तो साफ साफ उसे सलीना के सिर पर चढ़ने और मनमानी करने का मौका देना था। पैट्रिक ने ठंडी नज़र से फ्रेडी को देखा। फ्रेडी ने तिरस्कार भरी हंसी उड़ा दी। अगर ऑस्वाल्डो का सपोर्ट और जोन 6 के बड़े लोग वहां मौजूद न होते तो वे कब के सलीना को हेड की कुर्सी से हटा चुके होते। ये शॉ फैमिली का इलाका था, टर्नर फैमिली को इसमें दखल देने का हक क्यों? लेकिन सलीना का चेहरा अब भी शांत था, न शर्मिंदगी न बेचैनी। जैसा सबने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं। हेनरी की बातों ने आखिरकार उन रिसर्चर्स को होश में ला दिया जो इंट्यूशन सीरीज में डूबे हुए थे, और उन्हें याद दिलाया कि इस मीटिंग का असली मकसद क्या था। सबकी नज़रें कभी सलीना पर जाती, कभी कॉन्स्टेंस पर। कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहा जाए। कॉन्स्टेंस लैब 717 से थी, उसका बैकग्राउंड और ताकत डराने वाली थी। लेकिन सलीना की फिजिक्स टैलेंट भी कम नहीं थी, खासकर पिछली जॉइंट कंपटीशन में, जहां उसने अपनी जान जोखिम में डालकर यूनियन यूनिवर्सिटी के कई मिलिट्री स्टूडेंट्स को बचाया था। उस घटना ने कई नौजवानों के दिल में उसके लिए सम्मान पैदा कर दिया था। इसी वजह से इस बार वे रिसर्च इंस्टीट्यूट के हायर अप्स के साथ मिलकर सलीना को निशाना बनाने से हिचकिचा रहे थे। यहाँ तक कि जोन 6 के लोग भी एक पल को असमंजस में पड़ गए। मैकेनिक्स में भले ही सलीना कॉन्स्टेंस से पीछे हो, लेकिन कमांड और मेडिकल फील्ड में उसकी काबिलियत सबको पता थी। टर्नर फैमिली की विरासत उसका सहारा थी। जोन 6 में कोई भी उसे खुलेआम नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं करता था। और दूसरी ओर कॉन्स्टेंस लैब 717 का सपोर्ट और इंट्यूशन सीरीज जैसी उपलब्धि, उसे डेप्यूटी हेड न बनाना भी ठीक नहीं लगता था। पूरा कॉन्फ्रेंस रूम एक पल के लिए खामोश हो गया। कॉन्स्टेंस अब भी मंच पर खड़ी थी। हेनरी की बात सुनकर वह जैसे पल भर के लिए चौंकी, फिर बोली, मिस्टर मैथ्यूज, मेरी एबिलिटीज को देखते हुए मैं डिपार्टमेंट की हेड बनने के लिए पूरी तरह क्वालिफाइड हूँ। ये शब्द ताकत से भरे थे, लेकिन उसके लहजे में कोई नाराजगी नहीं थी, सिर्फ आत्मविश्वास और गर्व। हेनरी ने उसे शांत करते हुए कहा, मिस बैक्स्टर, शायद आप नहीं जानती, आपके लौटने से एक हफ्ता पहले ही हमने मिस टर्नर को रिसर्च डिपार्टमेंट की हेड नियुक्त किया है। हालांकि उन्होंने अभी ऑफिशियली पदभार नहीं संभाला है और डिपार्टमेंट से उतनी परिचित नहीं हैं। भविष्य में आपको उनकी मदद करनी होगी। सीधे शब्दों में कहें तो असल पावर कॉन्स्टेंस के हाथ में होगी और सलीना सिर्फ नाम की हेड रह जाएगी। हटाया जाना बस समय की बात थी। मिस टर्नर, कॉन्स्टेंस ने हैरानी से पूछा, जैसे उसे इसकी कोई जानकारी ही न हो, और उसकी नज़र सलीना पर टिक गई। कुछ सेकंड बाद उसने सलीना की ओर हल्का सा सिर झुकाया और मुस्कुराई। तो फिर मिस टर्नर, आगे चलकर आपसे सीखने की उम्मीद रहेगी। उसके इतना कहते ही शॉ फैमिली समेत रिसर्च इंस्टीट्यूट के तमाम हाई लेवल लोग राहत की सांस लेने लगे। आखिरकार कॉन्स्टेंस की काबिलियत और बैकग्राउंड के सामने उसे सिर्फ डेप्यूटी हेड बनाना वाकई नाइंसाफी लगती थी।
और सब जानते थे कॉन्स्टेंस का स्वभाव तेज है, वो किसी से नीचे रहना पसंद नहीं करती। वे उसके विरोध के लिए तैयार बैठे थे, लेकिन उसने इतनी आसानी से मान लिया, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, मगर उनके लिए ये बेस्ट आउटकम था। इसलिए रिसर्च इंस्टीट्यूट के लोगों ने और सवाल नहीं उठाए। हेनरी मुस्कुराया, तो तय रहा, बाद में मैं कुछ असिस्टेंट्स भेज दूंगा। मिस बैक्स्टर, अगर रिसर्च डिपार्टमेंट में आपको किसी तरह की परेशानी हो तो हमें तुरंत बताइए। आपके दादाजी डिएगो इस वक्त देश में नहीं हैं, तो आपकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर एच कंट्री की सबसे ब्रिलियंट फिजिक्स जीनियस को इंस्टीट्यूट में जरा सी भी नाइंसाफी हुई, तो हम बूढ़े लोग खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। ये शब्द खुले भी थे और छुपे हुए भी, सीधे सीधे सलीना को चेतावनी की कॉन्स्टेंस की अच्छी तरह सेवा करे। टर्नर फैमिली के चेहरों का रंग उतर गया, लेकिन लैब 717 के डर से उन्हें गुस्सा दबाना पड़ा। रिसर्च इंस्टीट्यूट संतुष्ट था, शॉ फैमिली भी संतुष्ट थी। जोन 6 को फिलहाल इससे बेहतर हल नहीं दिखा, और ये इंस्टीट्यूट का इंटरनल मामला था, इसलिए उन्होंने दखल नहीं दिया। मामला सुलझता देख विवन ने धीमी आवाज में तिरस्कार से कहा, सलीना, चाहे तुम मैकेनिक्स में कितनी भी टैलेंटेड क्यों न हो, आखिरकार तुम मेरी शॉ फैमिली की गुलाम ही बनोगी। कॉन्स्टेंस के हाथ में सत्ता होने के साथ रिसर्च डिपार्टमेंट अब भी शॉ फैमिली का इलाका ही था। बिना किसी अधिकार के और हैक की कुर्सी छोड़ न पाने की मजबूरी में सलीना बस शॉ फैमिली के लिए मुफ्त में काम कर रही थी। विवन की बात खत्म होते ही उसने सलीना की तरफ तिरस्कार से देखा और घमंड के साथ अपनी नजरें फेर लीं। रिसर्च इंस्टीट्यूट के सारे हाई लेवल मेंबर्स इस फैसले से पूरी तरह संतुष्ट थे। फिर शिकारी जैसी निगाहों से उन्होंने सलीना की तरफ देखा। जाहिर था, वे चाहते थे कि सलीना और टर्नर फैमिली को महसूस हो कि ये फैसला बिल्कुल फ्लॉलेस है, बेस्ट है, और इस पर सवाल उठाने की कोई गुंजाइश ही नहीं। पैट्रिक ने वहां मौजूद सब लोगों को ठंडी नजर से देखा और खड़े होते हुए कहा, सलीना, हम वापस जा रहे हैं। शायद सलीना सही थी। टर्नर फैमिली को अब ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट से चिपके रहने की जरूरत नहीं थी, जहां न कोई स्पिरिट बची थी, न कोई गरिमा, सिवाय इसके कि वो टर्नर फैमिली की आने वाली पीढ़ियों के खिलाफ ही खड़ा रहता। उनकी यंग लेडी को ऊंचा, गौरवशाली और अनमैच्ड होना चाहिए था, ना कि इस अंधेरी, गंदी जगह पर, जहां एंसेस्टर्स की ग्लोरी के नाम पर उन्हें बार बार बेइज्जत किया जाता रहा। अब तक खामोश बैठी सलीना ने आखिरकार अपनी पलकें उठाईं। वो कुर्सी पर आलस से टिकी हुई थी, उसकी आंखें शांत और ठहरी हुई थीं, और वो एक एक करके वहां मौजूद हर चेहरे को देख रही थी। उसी शांति भरे लहजे में उसने कहा, मुझे हैरानी है, आप सबकी याददाश्त इतनी कमज़ोर कैसे हो सकती है? क्या पहले भी आप लोग गलत साबित नहीं हुए थे? फिर भी आप लोग मेरी कही बातें याद क्यों नहीं रख पाते? सलीना की ठंडी, बेरुखी से भरी आवाज़ सुनते ही रिसर्च इंस्टीट्यूट के कई हाई लेवल मेंबर्स सन्न रह गए। कुछ ही पलों में सबके चेहरे उतर गए। कॉन्स्टेंस ने हल्की सी भौहें सिकुड़ते हुए सलीना को देखा। मिस टर्नर, आप कहना क्या चाहती हैं? गुस्से और झुंझलाहट से भरी विवन खड़ी हो गई और जोर से टेबल पर हाथ मारा। सलीना, तुम्हारा मतलब क्या है? मिस बैक्स्टर लैब 717 से आती हैं और ऑलरेडी डेप्यूटी मिनिस्टर बनने के लिए अग्री कर चुकी हैं। तुम, जिसके पास कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है, मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठकर भी डिसैटिस्फाइड क्यों हो? क्या तुम चाहती हो कि रिसर्च इंस्टीट्यूट सिर्फ तुम्हारे लिए मिस बैक्स्टर को बाहर निकाल दे? तुम्हें लगता है तुम इसके लायक हो? सलीना ने विवन को तेज नजर से देखा और ठंडे स्वर में कहा, मिस शॉ, अगर मुझसे बात करते वक्त अपने टोन पर ध्यान नहीं दिया
तो अपने शब्दों की कीमत चुकानी पड़ सकती है। विवन की रीढ़ में ठंड दौड़ गई। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। तुम मुझे धमकी देने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? सलीना ने हल्की, मोहक मुस्कान के साथ कहा। ट्राई करना चाहोगी? क्या ये सच में सिर्फ धमकी है? ऑस्वाल्डो के स्वभाव को याद करते ही विवन का चेहरा और भी पीला पड़ गया। उसके होंठ कांपने लगे, लेकिन अब वो एक शब्द भी नहीं बोल पाई। फ्रेडी ने विवन को खींचकर बैठा दिया और सलीना की तरफ ठंडी मुस्कान के साथ देखते हुए कहा, मिस टर्नर, मान लेते हैं कि तुम में टैलेंट है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट दूसरे जीनियसेस की बलि दे दे, ये अधिकार तुम्हें नहीं है। सलीना ने शॉ सिबलिंग्स से नज़र हटाई और हल्की ठंडी हंसी हंसी। मैं तो बस क्यूरियस थी। रिसर्च डिपार्टमेंट की हेड होने के नाते जब डेप्यूटी हेड की अपॉइंटमेंट हो रही थी, तो क्या मुझसे पूछा जाना ज़रूरी नहीं था? या फिर ये रिसर्च इंस्टीट्यूट बस एक ऐसी जगह है जहां गंदगी और भ्रष्टाचार छुपा कर रखा जाता है, जहां नेशनल रेगुलेशंस को फॉलो किए बिना भी सब कुछ किया जा सकता है, जहां कुछ डेप्यूटी डायरेक्टर्स की राय ही सब कुछ होती है, जहां पोजीशंस मेरिट और कैरेक्टर के आधार पर नहीं, बल्कि कुछ लोगों के मुंह खोलते ही तय हो जाती हैं, और ऐसे ही एक अहम पद को, जो पूरे देश की इंडस्ट्री को डोमिनेट करता है, बना दिया जाता है। सलीना के बोलते ही इंस्टीट्यूट के हाई लेवल ऑफिशियल्स के चेहरे पल भर में बदल गए। वे सलीना को घूरते रहे, उसे रबट करना चाहते थे, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था, क्योंकि थोड़ी देर पहले सबके सामने किसी ने भी सलीना की राय नहीं पूछी थी। डेप्यूटी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का पद सीधे पब्लिक में कॉन्स्टेंस को सौंप दिया गया था। इंस्टीट्यूट के लोग पहले से तैयार थे कि सलीना और टर्नर फैमिली आसानी से हार नहीं मानेंगे, लेकिन उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि सलीना इसी पॉइंट पर उन्हें पकड़ लेगी। अब जोन 6 के लोग सब कुछ देख रहे थे। कोई भी बहस करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। हेनरी तुरंत खड़ा हुआ और गहरी आवाज में बोला, आई एम सॉरी, मिस टर्नर। हमने आपसे कंसल्ट किए बिना मिस बैक्स्टर को डेप्यूटी हेड नियुक्त कर दिया। हमने इस पर ठीक से नहीं सोचा, लेकिन ये सिर्फ इंट्यूशन सीरीज को लेकर हमारी एक्साइटमेंट की वजह से हुआ। नेशनल रेगुलेशंस को नज़रअंदाज करने का हमारा कोई इरादा नहीं था। सलीना ने अपने सुर्ख होंठों पर हल्की सी मुस्कान लाए और शांत स्वर में बोली। तो अब, हेनरी ने सलीना की आंखों में देखते हुए गंभीर लहजे में कहा, मिस टर्नर, मिस बैक्स्टर लैब 717 से हैं। वो एक फिजिक्स जीनियस हैं, जिनका नाम देश विदेश में मशहूर है। उन्होंने इंट्यूशन सीरीज के फायरआर्म्स भी वापस लाए हैं, जिसका हेज कंट्री को बेहिसाब फायदा हुआ है। ऐसी अचीवमेंट्स के साथ मुझे लगता है कि वो डेप्यूटी हेड बनने के लिए पूरी तरह क्वालिफाइड हैं। आप क्या सोचती हैं? ये सवाल इंस्टीट्यूट के हाई लेवल ऑफिशियल्स को अंदर तक चुभ गया। सलीना अभी 20 साल की भी नहीं थी, और उनके ग्रैंडफादर की उम्र के ये लोग उसे खुश करने के लिए झुकने को मजबूर थे। ये उनके लिए खुली बेइज्जती थी, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं था। इस यंग लेडी ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया था जब उन्होंने उस लड़की को देखा, जो कुर्सी पर आलस से बैठी होने के बावजूद अपनी एलिगेंस और नोबिलिटी छुपा नहीं पा रही थी। तो उनके दिलों में एक अजीब सी भावना उठी। टर्नर फैमिली की मिस वाकई बहुत स्ट्रिक्ट थी। आज जैसे मौके पर सबकी नज़रें कॉन्स्टेंस और इंट्यूशन सीरीज पर थीं। किसे रूल्स याद रहते, लेकिन सलीना को याद थे, और उसने बड़ी सटीकता और बेरहमी से रिसर्च इंस्टीट्यूट की गलती को सामने रख दिया। सलीना के चेहरे पर एक हल्की, लेजी स्माइल उभरी। उसकी नज़रें बेरुखी से कॉन्स्टेंस पर फिसलीं। मेरी ओपिनियन है। उसी समय ऑस्वाल्डो के पास लूक का फोन आया।
फोन के उस पार लूक की आवाज थकी हुई लग रही थी। मिस्टर एंडरसन, कॉन्स्टेंस अपने देश लौट आई है और रिसर्च इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर चुकी है। अपनी वाइफ से कहिए थोड़ा ग्रेशियस रहे और उस पर ज्यादा सख्त न हो, वरना डांटे नाराज हो जाएगा। ऑस्वाल्डो का स्वर ठंडा हो गया। अगर तुम कुछ गलत नहीं करोगे तो मरोगे भी नहीं। यानी अगर सेलिना ने कॉन्स्टेंस को मारा तो इसका मतलब सिर्फ यही होगा कि सामने वाला मरने के लायक था। लूक एक पल के लिए चुप हो गया। अचानक उसे एहसास हुआ उसने इनडायरेक्टली सेलिना को फरोशस कहा था और ऑस्वाल्डो से उसकी वाइफ को समझाने को कहा था। क्या इससे सेलिना को तकलीफ पहुंची होगी? वो रिचर्ड के फोन से इतना हिल गया था कि होश खो बैठा और ये कॉल कर दिया। जो मैंने अभी कहा उसे भूल जाओ। लूक ने तुरंत फोन काट दिया। ऑस्वाल्डो की गहरी निगाहें फोन की स्क्रीन पर टिक गईं। कॉन्स्टेंस लैब 717 से आई थी और सीक्रेट पर्ल भी लैब 717 से ही आई थी, जिसका क्रिएटर वही का हेड था। इस दुनिया में सिर्फ सीक्रेट पर्ल का ओनर ही उसे कंट्रोल कर सकता था। तो उस आदमी की आंखें और भी गहरी और खतरनाक हो गईं। रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर हर किसी की नज़रें अब सेलिना पर टिकी थीं। तभी एक जवान लड़की की साफ खनकती हुई हंसी सुनाई दी और उसके साथ ही एक मजबूत बेझिझक आवाज गूंजी। ऑब्वियसली मैं डिसएग्री करती हूँ। कॉन्स्टेंस ने अपने होंठ भींच लिए। रिसर्च इंस्टीट्यूट के कई हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स के चेहरे तुरंत उतर गए। शायद उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि सेलिना लैब 717 के सामने भी इतनी फर्मली खड़ी हो जाएगी। यहाँ तक कि जोन 6 के लोग भी हैरान थे और सेलिना को अविश्वास भरी नजरों से देख रहे थे। फ्रेडी गुस्से से भड़क उठा। उसने दांत पीसते हुए ताना मारकर हंसा और पूछा, मिस टर्नर, आखिर किस बेसिस पर आप डिसएग्री कर रही हैं? इस बेसिस पर कि मैं रिसर्च डिपार्टमेंट की हेड हूँ। सेलिना की आवाज़ साफ और ठंडी थी और डेप्यूटी हेड की अपॉइंटमेंट को वीटो करने का पूरा अधिकार मेरे पास है। चारों तरफ से खतरनाक निगाहें उसकी तरफ उठीं, लेकिन सेलिना आराम से कुर्सी पर बैठी रही और शांत लहजे में बोली, इसी बात पर मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, आखिर आपको क्यों लगता है कि मिस बैक्स्टर डेप्यूटी हेड बनने के लिए क्वालिफाइड हैं? ये सवाल सुनते ही वहां मौजूद हर कोई चौंक गया। कॉन्स्टेंस के चेहरे की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। रिसर्च इंस्टीट्यूट के बड़े अधिकारी सेलिना को नाराज और अनुचित नजरों से घूरने लगे। विवन गुस्से में चिल्लाए, मिस बैक्स्टर लैब 717 की फिजिक्स जीनियस हैं और वो इनवर्स सेंसिंग सीरीज भी वापस लाई हैं। क्या ये साबित करने के लिए काफ़ी नहीं है कि वो तुमसे, जिसके पास कोई डिग्री तक नहीं है, डिपार्टमेंट हेड के रूप में कहीं ज्यादा काबिल हैं? सेलिना ने ठंडी निगाहों से विवन को देखा और पूछा, लैब 717 और मिस बैक्स्टर क्या एक ही हैं? फिजिक्स टैलेंट और वहाँ पढ़ने के अलावा मिस बैक्स्टर का लैब 717 से ऐसा कौन सा खास करीबी रिश्ता है? ये सवाल सुनकर पूरा हॉल एक साथ सन रह गया। सेलिना रुकी नहीं, उसने आगे पूछा, या फिर लैब 717 में रहते हुए उन्होंने ऐसा कौन सा एक्स्ट्रॉर्डिनरी कंट्रीब्यूशन दिया है कि उन्हें देखते ही सब लोग उन्हें गॉडेस बना दें? अब कॉन्स्टेंस की चेहरे पर टिकी मुस्कान भी नहीं टिक पाई। वहां मौजूद हर इंसान अवाक था। विवन एक पल को ठिठकी, फिर गुस्से में बोली, मिस बैक्स्टर ने इनवर्स सेंसिंग सीरीज की रिसर्च में हिस्सा लिया है। क्या ये उनकी एक्सेलेंस साबित करने के लिए काफ़ी नहीं है? सेलिना ने अपनी बर्फ सी सफ़ेद ठुड्डी उठाए और पहली बार सीधे कॉन्स्टेंस को देखा। उसके स्वर में हल्की सी ठंडक थी। मिस बैक्स्टर, प्लीज़ सीरियसली जवाब दीजिए। इनवर्स सेंसिंग सीरीज की रिसर्च प्रोसेस में आपका कंट्रीब्यूशन कहाँ स्टैंड आउट करता है?
कॉन्स्टेंस ने होंठ भींचे और हल्की सी ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मिस टर्नर, मैंने अपने मेंटर के साथ इनवर्स सेंसिंग सीरीज की पूरी रिसर्च प्रोसेस में हिस्सा लिया था। मैंने इसकी रिलीज भी देखी है। भले ही मैं लीडर नहीं थी, लेकिन इस सीरीज में मेरा भी क्रेडिट है। सलीना मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में जरा भी वार्मथ नहीं थी। इनवर्स सेंसिंग सीरीज 3 साल पहले पैदा हुई थी। लैब 717 के कई सीनियर पीएचडी स्कॉलर्स की रिसर्च का नतीजा थी, और 3 साल पहले ही लैब 717 ने पहली बार स्टूडेंट्स लेना शुरू किया था। उस वक्त मिस बैक्स्टर ने अभी लैब 717 में एंट्री की थी। लैब 717 का सिस्टम बहुत स्ट्रिक्ट है। जब तक किसी नए स्टूडेंट का फिजिक्स टैलेंट इतना शॉकिंग न हो कि वो सीधे सीनियर रिसर्चर्स को अलर्ट कर दे, मुझे नहीं लगता कि कोई नया स्टूडेंट इंट्यूशन सीरीज पर काम कर रहे कई पीएचडी स्कॉलर्स तक पहुंच सकता है। और फ्रैंकली कहूं तो, अगर मिस बैक्स्टर में सच में ऐसा टैलेंट होता कि लैब 717 में जाते ही कई सीनियर डॉक्टरल स्कॉलर्स अलार्म हो जाते, तो 3 साल बाद भी वो मैकेनिकल फील्ड में एक अननोन फिगर नहीं होती। कॉन्स्टेंस ने होंठ कसकर बंद कर लिए और आंखों में हल्की मुस्कान लिए सलीना को देखा। लगता है मिस टर्नर, आपको लैब 717 के बारे में काफ़ी जानकारी है। सलीना ने इस टॉपिक को आगे नहीं बढ़ाया। वो बस मुस्कराए और बोली, मिस बैक्स्टर, क्योंकि ये हेच कंट्री के साइंटिफिक रिसर्च डिपार्टमेंट के फ्यूचर से जुड़ा मामला है। मुझे हॉगवर्ट्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली पूछने में कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्स्टेंस ने सलीना की तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ उथल-पुथल सी हुई। कुछ पल बाद उसने अपनी पलकों को झुका लिया। उस वक्त मैं बहुत यंग थी। मेरे पास कोई डीप थियोरेटिकल रिसर्च नहीं थी। मैं बस अपने मेंटर के साथ थी और पूरी प्रोसेस देख रही थी। इंट्यूशन सीरीज में मेरा कोई आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन नहीं था। ये सुनते ही रिसर्च इंस्टीट्यूट के लोगों के चेहरे अचानक बिगड़ गए। खास तौर पर वहां मौजूद यंग रिसर्चर्स की नज़रें कॉन्स्टेंस को देखते हुए बदल गईं। विवन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। सलीना, तुम फैक्ट्स को ट्विस्ट कर रही हो। फैक्ट्स मैं ट्विस्ट कर रही हूँ। सलीना के होठों पर ठंडी मुस्कान उभरी। या फिर तुम लोग बस ज़्यादा ही वेन और इग्नोरेंट हो। लैब 717 का और अलग रख दें तो क्या ये मिस बैक्स्टर बस एक इंटर्न नहीं है जो हाल ही में देश लौटी हैं और पहली बार वर्कप्लेस में आई हैं? हमें उनकी एबिलिटी और कैरेक्टर के बारे में कुछ नहीं पता, तो वो साइंटिफिक रिसर्च डिपार्टमेंट के इतने यंग लोगों को पीछे छोड़कर सीधे डेप्यूटी मिनिस्टर क्यों बने? सलीना ने व्यंग्य से इंस्टीट्यूट के कई सीनियर ऑफिशियल्स को देखा। क्या उनका सरनेम जी होना ही कुछ लोगों को मेरे खिलाफ खड़ा होने की वजह है? हेनरी और उसके साथियों के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उन्हें लगा सलीना की बातों में कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसे काटने के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं थे। हेनरी ने गहरी नज़र से सलीना को देखा और बोला, मिस टर्नर, आखिर मिस बैक्स्टर हॉगवर्ट्स की स्टूडेंट हैं और लैब 717 की इंटर्न भी। क्या आपको डर नहीं कि बाहर के लोग कहेंगे कि हेच कंट्री रिसोर्सेज वेस्ट कर रहा है? क्या वो खुलकर मान रहा था कि उसके पास जवाब नहीं है और अब वो उसे धमकाने की कोशिश कर रहा था? सलीना की आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। मुझसे वो बेकार बातें मत करो। मैं सिर्फ 2 चीज़ें मानती हूँ, स्ट्रेंथ और कैरेक्टर। अगर मिस बैक्स्टर अपनी स्ट्रेंथ प्रूव कर दे और साथ ही ये दिखा दे कि उसका कैरेक्टर सही है, तो उसे ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर वो खुद को प्रूव नहीं कर पाती, तो वो मेरा टेस्ट पास नहीं करेगी। मिस्टर शॉ, मिस्टर मैथ्यूज, मैं आपको याद दिला दूं, आज आपकी हरकतों ने
रिसर्च डिपार्टमेंट के फेयर और इम्पार्शियल रूल्स को सीरियसली वायलेट किया है। ये आखिरी वार्निंग है। आगे से अपनी जिम्मेदारियां याद रखिए और अपनी लिमिट्स में रहिए। मेरे टेरिटरी में दोबारा दखल देने की कोशिश मत कीजिए, वरना अगली बार मैं कोई फेस नहीं दूंगी। भले ही सलीना पहले भी कई बार उन्हें मुश्किल में डाल चुकी थी, लेकिन इतनी यंग लड़की का इस तरह खुलेआम चुनौती देना और फिर भी उन्हें थोड़ा सा फेस दे देना शॉ फैमिली के हाई रैंकिंग मेंबर्स के लिए बेहद चुभाने वाला था। और मीटिंग रूम में बैठे बाकी लोग सलीना की बातों से पूरी तरह स्टन्ड थे। उन्होंने सोचा था कि शॉ फैमिली और रिसर्च इंस्टीट्यूट आसानी से कॉन्स्टेंस को वापस लाकर डिपार्टमेंट का कंट्रोल दोबारा हासिल कर लेंगे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि सलीना के शब्द सबके सिर पर चढ़ाई गई कॉन्स्टेंस को सीधे इंटर्न के लेवल पर ला पटकेंगे। लैब 717 की फिजिक्स जीनियस एच कंट्री के रिसर्च डिपार्टमेंट में एक इंटर्न बनकर आई थी। रिसर्च इंस्टीट्यूट के यंग लोग भले शॉक थे, लेकिन कहीं न कहीं उनके दिल में एक अजीब सा प्राइड भी जाग उठा। एक पल के लिए कई लोग सलीना को देखने लगे। उनकी आंखों में अब एडमरेशन था, ऑलमोस्ट वर्शिप जैसा। माली कोने में खड़ा था। वो देख रहा था कि कैसे सलीना ने बिल्कुल कैजुअली कॉन्स्टेंस को, जो बचपन से जहां भी जाती एक्सेलेंस के ऑरा से घिरी रहती थी, उस पेडेस्टल से नीचे उतार दिया। उसके चेहरे पर डिसबिलीफ साफ झलक रहा था। कुछ मिलिट्री एकेडमी के स्टूडेंट्स एक कोने में सिमटकर धीमी आवाज में आपस में बात कर रहे थे। केविन ने कहा, मेरी इंस्टिंक्ट सही थी, मिस टर्नर को कभी ऑफेंड मत करो, वरना शायद तुम्हें पता भी न चले कि तुम कैसे मरे। फेलिक्स ने ठुड्डी पर हाथ रखकर सलीना को एडमरेशन से देखा। अनबिलीवेबल, उसने साइको 717 को ऑफेंड करने की हिम्मत की। मेरे दादाजी सही कहते थे, टर्नर फैमिली ब्लैक सेसमी बॉल्स है। बाकी सब उसकी तरफ मुड़ गए। ब्लैक सेसमी बॉल्स मतलब ऊपर से जितना ज्यादा सफेद और प्योर दिखे, अंदर से उतना ही ज्यादा काला। उद्धरण चिन्ह डॉट उद्धरण चिन्ह। फेलिक्स ने लंबी सांस छोड़ी। ये बुरा है। मिस टर्नर ने सेक्रेड पर्ल के ओनर को ऑफेंड कर दिया है। अगर वो फ्रीक उसके पीछे पड़ गया तो हम सब स्क्रूड हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट उद्धरण चिन्ह। थॉमस ने अपने चश्मे को ठीक किया और शांति से बोला, मुझे नहीं लगता कि मिस टर्नर जरूरी तौर पर हारेगी। बाकी लोग सलीना को ठीक से नहीं जानते थे, लेकिन वो और केविन दोनों ने उसकी ताकत खुद देखी थी। इतनी पावरफुल औरत, वो कैसे हार सकती है? सलीना कभी रेकलेस नहीं होती। अगर उसे सच में लगता कि 717 और सेक्रेड पर्ल के ओनर को ऑफेंड करना उसकी कैपेसिटी से बाहर है, तो वो कभी इतना सीधा कदम नहीं उठाती। केविन ने ठुड्डी सहलाते हुए कहा, शायद हमें इसका इंतजार करना चाहिए। कई मिलिट्री एकेडमी स्टूडेंट्स उसकी तरफ देखने लगे। जेसिका ने आंखें फैलाकर पूछा, किस चीज का इंतजार? केविन ने सलीना को देखा और मुस्कुराया। जब दो फ्रीक सामने सामने आते हैं तो देखना चाहिए कि कैसी स्पार्क्स उड़ती हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट उद्धरण चिन्ह। दो साजिशी चेहरों को पास पास देखकर बाकी स्टूडेंट्स और भी कंफ्यूज हो गए। जेसिका ने भौहें सिकोड़कर कॉन्स्टेंस को घूरा। मिस टर्नर तो बस रूल्स फॉलो कर रही है, इसमें 717 को ऑफेंड करने वाली क्या बात है? क्या 717 के लोग इतने पेटी हैं? मिस टर्नर रूल्स फॉलो कर रही है, केविन ने शांति से कहा, लेकिन बाहर जाकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के लोग क्या कहेंगे, ये कौन जानता है? अपने रास्ते का ये कांटा हटाने के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। यही चिंता टर्नर फैमिली के दिलों में भी उतर गई। पैट्रिक ने सलीना की तरफ देखा, जिसने मुश्किल रास्ता चुना था, और हल्की सी आह भरी। कॉन्स्टेंस डरावनी नहीं थी,
लेकिन उसके पीछे लैब 717 और सीक्रेट पर्ल का ओनर। वो बहुत रहस्यमय और खतरनाक थे। अगर सलीना ने उन्हें सच में अफेंड कर दिया तो वो डेंजर में पड़ सकती थी। लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अब सिर्फ स्टेप बाय स्टेप चलना था। सलीना की बात खत्म होते ही पूरा कॉन्फ्रेंस रूम सन्नाटे में डूब गया। फ्रेडी गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, मिस्टर न, जब आपने चार्ज लिया था तब आपने इन दोनों पर ध्यान क्यों नहीं दिया? सलीना ने हल्का सा सिर झुकाकर फ्रेडी को देखा। क्या मैंने असेसमेंट नहीं दिया था? क्या मेरी स्ट्रेंथ और कैरेक्टर को आप सबने एक्सेप्ट नहीं किया था? फ्रेडी का गला रुक गया। उसका चेहरा और भी फीका पड़ गया। सलीना ने टेक्निकली असेसमेंट नहीं दिया था क्योंकि कंपटीशन के दौरान यूनियन यूनिवर्सिटी ने उसे सारी सुविधाएं दे दी थीं। ये वो मौका था जिसे शॉ फैमिली ने बड़ी मुश्किल से हासिल किया था, लेकिन टर्नर फैमिली ने बीच में फ़ायदा उठा लिया। इस बात ने फ्रेडी को इतना गुस्सा दिलाया कि उसका खून खौल उठा। सलीना ने कॉन्स्टेंस की तरफ देखा, जो बिना पलक झपकाए उसे घूर रही थी, और बोली, जब मैंने चार्ज लिया था तब कम से कम डायना मेरे साथ compete कर रही थी, लेकिन मिस बैक्स्टर क्यों सीधे लिडिया और दूसरे आउटस्टैंडिंग यंग लोगों को क्रश करके डेप्यूटी हेड की पोजीशन ले सकती हैं? क्या इसलिए कि लिडिया का कैरेक्टर अच्छा नहीं है, या इसलिए कि उसने इन सालों में रिसर्च डिपार्टमेंट के लिए काफ़ी कंट्रीब्यूशन नहीं दिया? और मिस बैक्स्टर लैब 717 के हेलो के अलावा अब तक उसने ऐसा क्या दिखाया है जो लिडिया के लेवल का हो? सलीना के ये शब्द गिरते ही पूरा माहौल अचानक टेंस हो गया। लिडिया एक बेहद मेहनती रिसर्चर थी जो 10 साल से ज़्यादा समय से रिसर्च डिपार्टमेंट में काम कर रही थी। उसका कंट्रीब्यूशन और कैरेक्टर दोनों ही अनक्वेश्चनेबल थे। लिडिया अपनी सीट पर बैठी इंट्यूशन सीरीज को देख रही थी। जब उसने सलीना को अपना नाम लेते सुना तो वो चौंक गई। वो मॉडल्स में इतनी डूबी हुई थी कि उसे ठीक से समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है। उसे लगा सलीना उसे डेप्यूटी हेड बनाने की बात कर रही है, और वो तुरंत खड़ी हो गई, सिर हिलाते हुए बोली, मिस, मैं नहीं कर सकती। मैं लोगों को मैनेज नहीं कर पाऊंगी। बहुत सारी चीज़ें होंगी और मेरी रिसर्च प्रभावित होगी। आप किसी और को ढूंढ लीजिए, लिडिया ने कहा। सलीना ने उसे देखा और बोली, ठीक है, तुम कंटिन्यू करो। ओके, लिडिया ने सिर हिलाया और वापस बैठ गई। फिर से पूरे फोकस के साथ स्क्रीन को देखने लगी। लिडिया की डेडिकेशन के मुकाबले रिसर्च डिपार्टमेंट के बाकी लोग, खास तौर पर शॉ फैमिली की यंग जनरेशन, पूरी तरह अलग नजर आ रहे थे। इस सीन को देखकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के लोगों के चेहरे कड़े हो गए। इससे पहले किसी ने नहीं सोचा था कि हालात यहाँ तक पहुँचेंगे। डायना के हटने के बाद कॉन्स्टेंस ही वो सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड थी जो हाई लेवल्स खेल सकते थे। अगर ये कार्ड भी सलीना को रिसर्च डिपार्टमेंट हेड की पोजीशन से हटा नहीं पाए तो क्या वो डिपार्टमेंट को टर्नर फैमिली से वापस ले पाएंगे? पूरा कॉन्फ्रेंस रूम फिर से चुप हो गया। स्क्रीन के उस पार जोन 6 के बॉसेस ने भी ऐसी डायरेक्शन की उम्मीद नहीं की थी। सलीना का मतलब साफ था, अगर कॉन्स्टेंस को रिसर्च डिपार्टमेंट में आना है तो उसे इंटर्न से शुरुआत करनी होगी। लेकिन ये भी साफ था कि रिसर्च इंस्टीट्यूट के हाई लेवल एग्जीक्यूटिव्स इस मांग को मानने वाले नहीं थे। इस तरह दोनों साइड्स डेडलॉक में फंस गईं। कॉन्स्टेंस ने शांत नजरों से सलीना को देखा। ऐसा लगा जैसे इंट्यूशन सीरीज की कंट्रीब्यूशन का पर्दाफाश या इंटर्न बनने की बात उस पर कोई असर ही नहीं डाल रही। वो बस सलीना को देख रही थी। उसका एक्सप्रेशन धुंधला था, समझ पाना मुश्किल। कोई कुछ नहीं बोला।
काफी देर बाद कॉन्स्टेंस अचानक एक कदम आगे बढ़ी और सलीना की तरफ मुस्कराकर बोली, मिस टर्नर, आपकी बातें वाकई रीजनेबल हैं, लेकिन मैं हेज कंट्री के लिए इंट्यूशन सीरीज वापस लाई हूँ और इसका फ्यूचर मैकेनिकल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। उसने जोड़ा, मुझे यकीन है मिस टर्नर, आप इसे डिनाई नहीं कर सकती। सलीना के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी, उसकी आंखों में एक अनजानी सी चमक थी। तो मिस बैक्स्टर का आइडिया क्या है? कॉन्स्टेंस और ज्यादा चमकती हुई मुस्कुराई। आई थिंक मैं अभी अभी हेज कंट्री लौटी हूँ और फिलहाल रिसर्च इंस्टीट्यूट में मिस लिडिया के कॉन्ट्रीब्यूशंस से अपनी तुलना नहीं कर सकती। ये एक फैक्ट है, कॉन्स्टेंस ने कहा, लेकिन लैब 717 को एक तरफ रख दें। इंट्यूशन सीरीज को हेज कंट्री वापस लाने वाली मैं ही हूँ। ये भी एक फैक्ट है, उसने आगे जोड़ा। इस अचीवमेंट के साथ मुझे लगता है कि मैं रिसर्च डिपार्टमेंट की डेप्यूटी डायरेक्टर बनने के लिए क्वालिफाइड हूँ, कॉन्स्टेंस ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सलीना की सिकुड़ी हुई भौहों को देखते हुए। ऑफ कोर्स, फेयरनेस के लिए मुझे किसी स्पेशल प्रिविलेज की ज़रूरत नहीं, उसने जोड़ा। मैं रिसर्च डिपार्टमेंट में आपकी सुपरविजन में ही काम करूंगी। ये सुनते ही रिसर्च इंस्टीट्यूट के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स और शॉ फैमिली ने राहत की सांस ली। कॉन्स्टेंस को देखते हुए उनकी आंखों में एप्रिशिएशन के साथ साथ हल्का सा गिल्ट भी था। कॉन्स्टेंस जैसी टैलेंटेड और हाईली एजुकेटेड लड़की के सामने सलीना, जो अपनी पर्सनल वेंडेटा को पब्लिक में ला रही थी, उन्हें काफी अनप्लेजेंट लगने लगी। सलीना ने अपनी पतली उंगलियों से टेबल पर हल्की सी टैपिंग की और बिना कुछ बोले कॉन्स्टेंस को देखती रही। उसने अग्री नहीं किया और न ही डिसएग्री। कॉन्स्टेंस की कंसेशन से जो माहौल थोड़ा नर्म पड़ा था, सलीना की ये अजीब सी खामोशी उसे फिर से कसने लगी। कॉन्स्टेंस ने सलीना की आंखों में देखा, थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर पूछा, मिस टर्नर, क्या आपके पास कोई और सवाल है? सलीना ने लापरवाही से पलकों को उठाया और बोली, कोई सवाल नहीं है, बस आपकी रिक्वेस्ट पर मेरा जवाब वही है, आई डिसएग्री। उसके शब्द गिरते ही पूरा सीन फिर से फट पड़ा। सलीना, तुम बहुत आगे निकल गई हो। विवन खड़ी हुई और जोर से मेज पीट दी। हेनरी का चेहरा गुस्से से भर गया। वो धीमी आवाज में बोला, मिस टर्नर, मिस बैक्स्टर पहले ही कंसेशन दे चुकी हैं, अब आपको रुक जाना चाहिए। फ्रेडी गुस्से में हंसा और तंज कसा। मिस टर्नर, रिसर्च इंस्टीट्यूट सिर्फ टर्नर फैमिली की जागीर नहीं है। आप बहुत जल्दी शो ऑफ कर रही हैं। सिर्फ रिसर्च इंस्टीट्यूट और शॉ फैमिली ही नहीं, बाकी लोग भी मानने लगे कि सलीना ज्यादा दूर जा रही है। कॉन्स्टेंस ने इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लिया, फिर भी क्या सलीना एक सुपर जीनियस को बॉटम से इंटर्न बनाकर ही छोड़ेगी? सलीना, तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। मिस बैक्स्टर डेप्यूटी हेड बनने को तैयार हैं। ये आपको पूरा रिस्पेक्ट देना है। अब और क्या चाहिए? मिस बैक्स्टर एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड फिजिक्स जीनियस हैं, टॉप इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट हैं, और दूसरी तरफ अब तक आपने क्या अचीव किया है? आप ऑलरेडी हेड की पोजीशन पर बैठी हैं, तो फिर दूसरों को ऊपर आने से क्यों रोक रही हैं? कुछ ही पलों में पूरा कॉन्फ्रेंस रूम सलीना के खिलाफ आरोपों और आलोचनाओं से भर गया। आखिरकार कॉन्स्टेंस ने भौहें चढ़ाईं और होंठ भींच लिए। मिस टर्नर, क्या आप साफ साफ बता सकती हैं कि आपको असल में प्रॉब्लम क्या है? आपसे मुझे कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, सलीना ने बिल्कुल फ्लैट टोन में कहा, लेकिन ऐसी कोई बात भी नहीं है जिससे मैं सैटिस्फाइड हो जाऊं। कॉन्स्टेंस ने होंठ काट लिए। रिसर्च इंस्टीट्यूट के लोगों की नाराज नजरों के बीच
सलीना आराम से कुर्सी पर पीछे झुकी, टांग पर टांग रखी। आपकी सारी अचीवमेंट्स की शर्त वो इंट्यूशन सीरीज है जो आप लेकर आए हैं, सलीना ने कहा। इसने हेज कंट्री की मशीनरी में बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, लेकिन ऑनेस्टली कहूँ तो इंट्यूशन सीरीज बेहद एक्सपेंसिव है, बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसे इस्तेमाल करने वालों से एक्सट्रीमली हाई फिजिकल और मेंटल एबिलिटी मांगती है। ये सिर्फ कुछ गिने चुने जीनियसेस के लिए है, मतलब ज़्यादातर लोगों के लिए ये बस एक अनरीचेबल डेकोरेशन है। मुझे लगता है आपके टीचर ने आपको इसे वापस लाने की अनुमति इसलिए दी ताकि एच कंट्री इसे रिसर्च और अंडरस्टैंड कर सके, ना कि फायरआर्म्स की मास प्रोडक्शन के लिए। वो प्रैक्टिकल ही नहीं है। मिस बैक्स्टर, क्या 717 छोड़ते समय आपके टीचर ने ये इशू मेंशन नहीं किया? सलीना के इन चौंकाने वाले शब्दों के साथ पूरा सीन एकदम साइलेंट हो गया। कॉन्स्टेंस का जेंटल चेहरा पूरी तरह जम गया। जो लोग अभी अभी सलीना पर चिल्ला रहे थे, अब बिल्कुल दम हो चुके थे। क्या सलीना लैब 717 पर सवाल उठा रही है? लैब 717 आज फिजिक्स फील्ड का सबसे सेक्रेट स्थान माना जाता है। आम लोग उसका नाम लेते ही रिस्पेक्ट और ऑ से भर जाते हैं। किसी ने कभी 717 द्वारा बनाए गए वेपन्स पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की। ये टर्नर फैमिली की मिस आखिर किस लेवल की फ्रीक है? शायद सबके एक्सप्रेशन बहुत सुन्न थे, इसलिए सलीना ने समझाते हुए कहा, इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। 717 ग्रुप की सबसे बड़ी वीकनेस यही है कि वो ज़्यादा ही इंटेलिजेंट हैं और अक्सर जीनियस लोगों की सोच ऑर्डिनरी लोगों के लेवल पर नहीं होती। वो परफेक्शन के पीछे इतने पागल होते हैं कि थियोरेटिकल रिजल्ट्स पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन क्या जीनियस द्वारा बनाई गई सबसे परफेक्ट मैकेनिकल थियरी वाकई आम लोगों पर अप्लाई होती है? अगर 717 के वेपन्स वाकई ज़्यादातर पुलिस फोर्सेस द्वारा मास प्रोड्यूस्ड और इस्तेमाल किए जा सकते, तो हेडक्वार्टर्स उन्हें कब का बाहर ले आया होता? आखिर एक ऐसा संगठन जो पुलिस की लाइफ लाइन पकड़ सकता है किसी भी देश के लिए, या तो उसे खत्म करना होता है या पूरी तरह इस्तेमाल करना। तीसरा ऑप्शन होता ही नहीं। लेकिन 717 आज भी सुरक्षित मौजूद है। क्या ये कुछ प्रूव नहीं करता? साथ ही भले ही 717 के वेपन्स मास यूज के लायक न हों, लेकिन अगर किसी देश को एक दो जीनियस यूजर मिल जाएं, तो वो एक ह्यूमनॉइड किलिंग मशीन पाने जैसा है। इसी और फेयर के बीच 717 दुनिया भर में एक डेलिकेट लेकिन रिस्पेक्टेड एग्जिस्टेंस बन चुका है। सलीना ने ये सब शब्दों में नहीं कहा, लेकिन जोन 6 के कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे सारे बिग विग्स उसका मतलब समझ गए। उनकी नज़र में इंट्यूशन सीरीज की चमक काफ़ी कम हो गई। आखिर कितनी भी परफेक्ट थियरी हो, अगर उसे बनाया और इस्तेमाल ही न किया जा सके, तो उसका क्या फ़ायदा? जैसा सलीना ने कहा, बस एक खूबसूरत फ्लावर स्टैंड। विवन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने भारी आवाज़ में कहा, सलीना, ये सब सिर्फ तुम्हारी बातें हैं। कौन जाने सच है या झूठ? वो गुस्से से सलीना को घूरने लगी। तुमने ये सब जानबूझकर कहा है ताकि मिस बैक्स्टर को ऊपर न आने दिया जाए। 717 की मैकेनिकल थियरी इतनी यूजलेस नहीं हो सकती जैसा तुम कह रही हो। विवन की बातों ने सोच में डूबे बाकी लोगों को भी जगा दिया। मिस शॉ सही कह रही हैं, सलीना, तुम 717 गई ही नहीं हो, फिर कैसे कह सकती हो कि इंट्यूशन सीरीज कुछ भी नहीं है? अगर ये इस्तेमाल के लायक नहीं होती, तो मिस बैक्स्टर इसे इतनी दूर एच कंट्री क्यों लेकर आती? सलीना, डिसेंट खत्म करने के लिए ऐसी बातें कहना
ये बेहद घटिया और शेमलेस है। सलीना का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसकी झुंझलाहट साफ दिखने लगी। उसने उंगलियां चटकाईं। मौके का माहौल अचानक जैसे जम गया। जो लोग अभी अभी गुस्से में सलीना पर आरोप लगा रहे थे, वे अनजाने में ही चुप हो गए। उस सन्नाटे में सलीना की गर्म लेकिन साफ आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। लिडिया, तुम आधे दिन से देख रही हो। तुम्हें कुछ तो समझ आया होगा। इन सब को बताओ कि तुम्हें क्या दिख रहा है। लिडिया की नज़रें अब तक इंट्यूशन सीरीज पर टिकी हुई थी, आंखों में चमक थी। सलीना की आवाज सुनते ही वह जैसे चौंक गई, अनजाने में खड़ी हुई और उलझी हुई आवाज में बोली, आपने क्या कहा, मिस? अपनी झुंझलाहट दबाते हुए सलीना ने ठंडी आवाज में कहा, इन लोगों को बताओ कि इंट्यूशन सीरीज पुलिस फोर्स के लिए सूटेबल है या नहीं। लिडिया ने बड़ी स्क्रीन पर दिख रहे हल्के नीले रंग के कई मैकेनिकल डायग्राम्स को कुछ पल तक देखा, फिर भौहें सिकुड़ते हुए सिर हिला दिया। नो। रिसर्च इंस्टीट्यूट के कई सीनियर अफसरों के दिल जोर से धक से रह गए, मानो सब कुछ एकदम नीचे गिर गया हो। आखिर कॉन्स्टेंस तो अभी अभी देश लौटी थी। सलीना और लिडिया की उससे पहले कभी मुलाकात भी नहीं हुई थी, और न ही उन्हें पहले से पता था कि वह इंट्यूशन सीरीज वापस लाएगी। ऐसे में यह मुमकिन ही नहीं था कि वे मिलकर जानबूझकर इंट्यूशन सीरीज को बदनाम कर रही हों। सबकी चौड़ी आंखों वाली निगाहें अपनी तरफ देखती पाकर लिडिया और ज्यादा गंभीर हो गई और पूरी ईमानदारी से समझाने लगी, इंट्यूशन सीरीज सच में बेहद शानदार है। अभी तक हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट में कोई भी इतना परफेक्ट मैकेनिकल मॉडल नहीं बना पाया है, लेकिन इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। सिर्फ रिकॉइल का डिज़ाइन ही ऐसा है जिसे ऑर्डिनरी गोल्ड झेल ही नहीं सकता। इसके लिए 7 रंगों वाले गोल्ड की बहुत हाई डेंसिटी चाहिए, और 7 कलर गोल्ड अब सिर्फ महंगा होने की बात नहीं है, बल्कि यह सवाल है कि वह मिलता भी है या नहीं। इसके अलावा फ्रंट सीट और शैसीज डिज़ाइन, इंट्यूशन सीरीज की परफेक्शन और स्ट्रेंथ हर एक डिटेल में दिखाई देती है। अगर इंट्यूशन सीरीज के एक फायर आर्म को बनाने की कॉस्ट निकाली जाए, तो वह आसमान छू लेगी। लेकिन अगर इसे सच में बनाया जा सके, जैसे कोई रोमांचक ख्याल दिमाग में आ गया हो, लिडिया की दोनों आंखें चमक उठीं, तो वह एक बेहद खूबसूरत और ताकतवर ब्यूटी होगी। लिडिया के हर शब्द के साथ रिसर्च इंस्टीट्यूट के बड़े अधिकारियों के चेहरे और ज्यादा सफ़ेद पड़ते गए, यहाँ तक कि लगभग राख जैसे हो गए। मौके पर मौजूद बाकी लोगों के चेहरे भी कुछ ऐसे ही हो चुके थे। यहाँ तक कि जोन 6 से आए पुलिस अफसर भी, जिन्हें कॉन्स्टेंस द्वारा लाई गई इंट्यूशन सीरीज से बहुत उम्मीदें थीं। आखिरकार हर थियरी का मकसद प्रैक्टिकल यूज ही होता है। चाहे कोई चीज़ कितनी भी पावरफुल और ब्यूटीफुल क्यों न हो, अगर उसे बनाया और इस्तेमाल ही न किया जा सके, तो उसका फ़ायदा क्या। हॉल में मौजूद कई लोग असहज नज़रों से कॉन्स्टेंस की ओर देखने लगे। सलीना की वजह से उसे लगातार दूसरी बार शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी, और उसका चेहरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन उसमें न तो नाराज़गी थी, न गुस्सा। वह शांति से बोली, आई एम सॉरी, यह मेरी लापरवाही थी, क्योंकि मुझे पहले से नहीं पता था कि इंस्टीट्यूट को पुलिस फोर्स के लिए सूटेबल डिज़ाइन चाहिए। मुझे लगा था कि एच कंट्री को सेक्रेड पर्ल जैसी कोई चीज़ चाहिए। इसीलिए मैं इंट्यूशन सीरीज लेकर आई। अगर इससे आप सबको निराशा हुई, तो सॉरी। इतना कहकर उसने सभी के सामने गहराई से झुककर माफ़ी मांगी। मौके पर मौजूद लोग एक पल के लिए चौंक गए। फिर उन्हें याद आया कि कॉन्स्टेंस तो विदेश में थी और इंस्टीट्यूट तथा सलीना के बीच की पुरानी रंजिश के बारे में कुछ नहीं जानती थी। शायद इंस्टीट्यूट ने उसे साफ साफ समझाया ही नहीं था, इसी वजह से यह अजीब हालात बने। इस तरह कॉन्स्टेंस ही इस पूरे मामले में पीड़ित बन गई। कोई बात नहीं, मिस बैक्स्टर,
आपकी नीयत अच्छी थी, हम आपको दोष नहीं देंगे। भले ही इंट्यूशन सीरीज मास प्रोड्यूस न हो सके, लेकिन यह वाकई सेक्रेड पल जैसी ही है। इस वजह से मिस बैक्स्टर हमारी हेज कंट्री की हीरोइन है। सलीना ने सच्ची माफी मांगती हुई कॉन्स्टेंस को देखा, फिर नजरें हटा ली। मिस बैक्स्टर द्वारा लाई गई थियरी अगर सिर्फ एक डेकोरेशन भर है, तो मैं उन्हें रिसर्च डिपार्टमेंट की डेप्यूटी हेड बनाने का विरोध करती हूँ। क्या किसी को इसमें कोई सवाल है? इस सवाल पर रिसर्च इंस्टीट्यूट के सीनियर अधिकारियों के चेहरे जड़ हो गए। मौजूदा सच्चाई यही थी कि कॉन्स्टेंस का योगदान था, लेकिन वह योगदान बहुत एब्स्ट्रैक्ट था। इतना नहीं कि उसे सीधे डेप्यूटी हेड की कुर्सी पर बैठा दिया जाए। सलीना का विरोध इतना तार्किक था कि वे उस पर बहस भी नहीं कर पाए। फिर भी इंस्टीट्यूट के लोग ये सोचकर बेहद असंतुष्ट थे कि सलीना यूं ही रिसर्च डिपार्टमेंट की हेड बनी रहे। उसी समय रिडल्स के अंदर एक लंबी टेबल के सामने मीटिंग में बैठे लियोन को हैटी का कॉल आया। क्या हुआ? सलीना के यहाँ से लौटने के बाद हैटी सीधे रिडल्स वापस चली गई थी और बिल्डिंग में रुकी नहीं थी। फोन पर हैटी की ठंडी आवाज आई, ब्रदर, मैं अभी आपके पास आ रही हूँ। 10 मिनट में पहुँच जाऊंगी। उसके लहजे से लियोन को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने भौहें सिकोड़ ली। क्या हुआ? अभी अभी मुझे रिडल फैमिली में सलीना से जुड़ी कुछ चीजें मिली हैं। लियोन का चेहरा गंभीर हो गया। बाहर मत निकलो और अकेले मत रहो, मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ। वह कुर्सी से उठा और तेजी से बाहर की ओर बढ़ा। सलीना कभी रिडल फैमिली नहीं आई थी, तो उसकी चीजें वहां बिना वजह कैसे हो सकती थी? लियोन को एरिका द्वारा नवेल के बारे में कही गई बातें याद आ गईं और उसके दिल में एक बुरा सा अंदेशा उठने लगा। नवेल का मामला रिडल फैमिली के अंदर का एक सीक्रेट था। अगर हैटी ने गलती से इसे जान लिया था, तो वह खतरे में हो सकती थी। लियोन की आवाज में आई ठंडक सुनकर हैटी ने कहा, समझ गई ब्रदर, मैं अपने कमरे में आपका इंतजार करूंगी। लियोन ने एरिका को कॉल किया और उससे कहा कि वह हैटी पर नजर रखे। फिर उसने का कीज उठाई और निकल पड़ा, लेकिन बाहर कदम रखते ही उसका सामना एल्फी से हो गया। एल्फी हाथ में फलों की टोकरी लिए हल्की सी मुस्कान के साथ खड़ा था। इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? रिडल फैमिली वापस? उसने लियोन के हाथ में चाबियां देखी। अगर कोई जरूरी बात नहीं है, तो किसी और दिन भी जा सकते हो। काफी समय हो गया है हैटी से मिले हुए, सोचा इसी बहाने उसे भी देख लूं। एल्फी बिना रोके लियोन के साथ एलिवेटर में घुस गया। लियोन एल्फी के साथ गाड़ी चलाकर रिडल फैमिली लौट आया। लियोन के कॉल के बाद एरिका हैटी के साथ ही रुकी थी और लियोन के एल्फी के साथ लौटते ही वहां से चली गई। हैटी ने लियोन को देखा तो उसके पास दौड़ने ही वाली थी, लेकिन एल्फी को देखते ही रुक गई। वह ये नहीं भूली थी कि एल्फी सलीना का फियांसे था और सलीना पहले ही ओस्वाल्डो के साथ थी। उसके और एल्फी के बीच किसी भी तरह की कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। इसलिए हैटी की नज़रों में ये सू फैमिली का यंग मास्टर अब कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा लग रहा था। एल्फी झुककर बैठ गया और हैटी के बालों पर हाथ फेरा। उसके चेहरे पर हल्की सी सतर्कता देख उसने मुस्कुराते हुए पूछा, हैटी, सिर्फ कुछ महीनों में ही मुझे भूल गई? आखिर वे 10 साल से ज्यादा समय से एक दूसरे को जानते थे। एल्फी हमेशा उससे अच्छा ही पेश आया था। हैटी भी उसके साथ कभी ज्यादा ठंडी नहीं रही थी। उसने बस हल्के से जवाब दिया, हेलो एल्फी। ये कहते ही हैटी ने लियोन का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर कमरे के अंदर ले गई। एल्फी चुपचाप हॉलवे में खड़ा रहा, रिडल भाई बहन को खुद से बचते हुए अपने कमरे में जाते देखता रहा। एक पल के लिए उसकी आंखों में अंधेरा सा उतर आया। दरवाजा बंद होते ही हैटी ने लियोन का हाथ छोड़ दिया। लियोन ने हल्की सी भौहें सिकुड़ते हुए कहा,
इतनी जल्दी साइड्स ले ली। पहले एल्फी ने हैटी के साथ अच्छा ही बर्ताव किया था। ऐसे में हैटी का एल्फी को ऑस्वाल्डो से ज्यादा पसंद करना भी स्वाभाविक था। लेकिन अभी अभी एल्फी के लिए हैटी की सतर्कता साफ दिख रही थी। हैटी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, ब्रदर, पिछली बार उसने पेनेलोपी की मदद की थी और सेलिना के खिलाफ गया था। एल्फी का उसके साथ अच्छा होना एक बात थी, लेकिन सेलिना के साथ बुरा होना बिल्कुल अलग बात। सिर्फ इसलिए कि उसने हैटी के साथ अच्छा बर्ताव किया था, हैटी उसे सेलिना से दूर होने में मदद नहीं कर सकती थी। लियोन ने उसके सिर पर हाथ फेरा। तुम उसे गलत समझ रही हो। एल्फी बस उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन असल में उसे ऑस्वाल्डो ने सैबोटाज कर दिया था। इस वक्त हैटी के पास इन बातों में उलझने की ताकत नहीं थी। वह बिस्तर की ओर भागी, चादर उठाए और कंबल के नीचे से कुछ निकाल लिया। उसे दोनों हाथों में पकड़कर लियोन की तरफ बढ़ा दिया। ब्रदर, इसे देखो। लियोन ने जैसे ही उस चीज को देखा, उसकी नज़र एकदम जम गई। उसी पल उसे समझ आ गया कि हैटी क्यों कह रही थी कि उसे रिडल फैमिली में सेलिना से जुड़ी कोई चीज मिली है। वह एक हैंडमेड कपड़े की गुड़िया थी, सफ़ेद ड्रेस पहने हुए, गोरी त्वचा, बड़ी आंखें। सिलाई बेहद सटीक थी। 10 साल से ज्यादा पुरानी होने के बावजूद वह अब भी नाजुक और मुलायम लग रही थी। वह सेलिना जैसी दिखती थी, या शायद हैटी जैसी। लेकिन हैटी और सेलिना की पर्सनालिटीज एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। जो लोग दोनों बहनों को जानते थे, वे एक नज़र में फ़र्क समझ सकते थे। ये सेलिना के बचपन की गुड़िया थी, सेलिना की चाइल्डहुड डॉल, रिडल फैमिली में। लियोन की आंखें गहरी हो गईं। उसने हाथ बढ़ाकर गुड़िया ली और बोला, शायद ये लेडी नवेया ने तुम्हारे लिए बनाई होगी जब तुम छोटी थी। नहीं, हैटी ने सिर जोर से हिलाया। उसकी आवाज़ अचानक तीखी हो गई। मैंने सेलिना के साथ ऐसी ही चीज़ देखी है। ये वही खिलौना है जो आंट नवेया ने अपने हाथों से सेलिना के लिए बनाया था। क्योंकि रिडल फैमिली ने चैपमैन फैमिली के तीनों सदस्यों को खुलकर लाड़ प्यार दिया था, नवेया द्वारा सेलिना के लिए छोड़ी गई कई चीज़ें बाद में चैपमैन फैमिली ले गई थी। इसके बाद ऑस्वाल्डो ने लोगों को भेजकर वे सारी चीज़ें वापस मंगवाईं। ले कभी कभी वे सामान सेलिना को दिखाने ले आती थी। हैटी ने उन्हें कई बार देखा था, और सबसे ज्यादा असर उन खिलौनों ने छोड़ा था जो नवेया ने अपनी बेटी के लिए बनाए थे। इसीलिए जब उसने ये गुड़िया पहली बार देखी, तो उसे पूरा यकीन था ये सेलिना के बचपन की चीज़ है। लियोन का दिल हल्का सा डूब गया। उसने नरमी से कहा, शायद हम ज्यादा सोच रहे हैं। अचानक उसकी आवाज़ रुक गई। उसकी ठंडी नज़र उस गुड़िया पर जम गई जिसे उसने अभी अभी पलटा था। गुड़िया की पूरी पीठ, सफ़ेद ड्रेस पर, गहरे और चिपचिपे निशानों से भरी हुई थी। लियोन उन खौफनाक निशानों को घूरता रहा। उसकी आंखों में धीरे धीरे बर्फ सी जमने लगी। हैटी की आंखें फैल गईं। ब्रदर, ये खून है ना? किसका खून? और इतनी छोटी, अंधेरी अलमारी में ये गुड़िया कैसे छोड़ी गई थी? लियोन ने हैटी की डरी हुई आंखों को देखा, उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा और शांत आवाज में पूछा, तुम्हें ये कहाँ मिली? हैटी का चेहरा थोड़ा सफ़ेद पड़ गया। बेसमेंट में एक छोटी सी, बहुत अंधेरी अलमारी में। मैं अंदर घुसी थी, बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था। लियोन जानता था कि इन दिनों हैटी अपनी मां की मौत से जुड़े सबूत ढूंढ रही थी। जाहिर है, वह बेसमेंट गई थी, सबूत नहीं मिले, लेकिन गलती से सेलिना की यह गुड़िया मिल गई। अच्छी बात यह थी कि हैटी का कद छोटा था और वह उस अलमारी में घुस पाए, वरना किसी और की नज़र वहां जाती ही नहीं। लियोन को याद आया कि एरिका कई बार सेलिना से मिलने की बात कर चुकी थी। उसे डैफ्नी का वह अजीब सा पल भी याद आया, जब लेडी नवेया की मौत का जिक्र हुआ था।
लियोन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने गुड़िया हाथ में ली, हैटी के सामने झुककर बैठा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं इस मामले की जांच करूंगा। फिलहाल किसी को कुछ मत बताना। हैटी ठंडी आवाज में बोली, ये सलीना की चीज है, इसे उसी को लौटाना चाहिए। लियोन ने उसकी ठंडी नजरें देखी और हल्की सी सांस ली। ये किसी को बचाने की बात नहीं है, यह मामला। वह रुका, फिर बोला, शायद वह ये सब भूल चुकी है। लियोन को नहीं पता था कि आज की सलीना को रिडल फैमिली और टर्नर फैमिली के बारे में कितना पता है, लेकिन उसे अंदेशा था कि सलीना इस गुड़िया की कहानी बिल्कुल नहीं जानती। शायद वह बहुत छोटी थी और भूल गई, या फिर इसके पीछे कोई और ज्यादा गहरा कारण था। जो भी हो, सलीना रिडल फैमिली और इस गुड़िया से जुड़ी हर बात भूल चुकी थी। अगर उसे सच में सब याद होता, तो राजधानी लौटते ही वो पहला काम रिडल फैमिली को खत्म करना होता, न कि इतनी शांत और बेपरवाह रहना। लेकिन अगर यह खून से सनी गुड़िया उसके हाथों में चली गई, तो सब कुछ बदल जाएगा। लियोन नहीं जानता था कि सलीना पर इसका क्या असर पड़ेगा, लेकिन इतना तय था कि रिडल फैमिली पूरी तरह हिल जाएगी। हैटी सन्न रह गई। वह तो सोच चुकी थी कि इंस्टीट्यूट लौटते ही यह गुड़िया सलीना को दे देगी, लेकिन अगर सलीना सच में भूल चुकी थी, तो क्या इतनी खून से सनी गुड़िया देखकर वह डर नहीं जाएगी? हैटी की भौहें सिकुड़ गईं। लियोन ने उसका ठंडा चेहरा देखा और वादा किया, मैं वादा करता हूँ, आगे चलकर मैं किसी को नहीं बचाऊंगा। सही वक्त आने पर मैं ये गुड़िया जरूर उसे लौटा दूंगा, ओके। काफी देर चुप रहने के बाद हैटी ने कहा, ठीक है, लेकिन ब्रदर, ये गुड़िया मेरे पास ही रहेगी। इस तरह अगर लियोन ने अपना वादा तोड़ा, तो वह खुद इसे सलीना तक पहुंचा सकेगी। लियोन को ये ठीक नहीं लगा, लेकिन हैटी के पक्के इरादे देखकर उसने गंभीरता से चेतावनी दी, ठीक है, लेकिन याद रखना, हम दोनों के अलावा किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। हैटी मुड़ी और टॉय रूम से एक बेहद खूबसूरत, नाजुक बॉक्स ले आई। उसने बॉक्स खोला, अपनी $1 मिलियन कस्टम मेड गुड़िया को बाहर निकालकर एक तरफ रख दिया। फिर उसने बेहद सावधानी से सलीना की गुड़िया उस बॉक्स के अंदर रख दी।